दोस्तों हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर के नए टॉपिक पर जो कि आपके इंग्लिश के नॉलेज को और भी बढ़ाएगा। और ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि सबसे पहला टॉपिक है इंग्लिश सीखने के लिए, बेसिक टॉपिक है, उसी के एक सीक्वेंस में आगे का टॉपिक है। और ये शायद हमारे नाउन का आखिरी टॉपिक होगा क्योंकि इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक जो है प्रोनाउन को लेंगे। और ये वीडियो हमारे नाउन एंड देयर केसेस नाम के टॉपिक पर पूरा बेस्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और आप जो बेल आइकन है वो भी दबा लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, क्योंकि हम रोज 1 या 2 वीडियोस डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो को। तो आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक में सबसे पहले हम नाउन का तो पढ़ ही चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो हमारे पहले के जो वीडियोस है उसमें आप जाकर के नाउन्स के बारे में देख सकते हैं कि नाउन्स क्या होती हैं, कैसे होती है, कितनी होती है, एग्जाम्पल सब कुछ देख सकते हैं। फॉर्मेशन तक भी हमने बता रखा है। अब केसेस क्या है ये देखिए। सबसे पहले केसेस का मतलब क्या है नाउन के इस टॉपिक में। तो मतलब ये है कि जो नाउन की कोई ऐसी फॉर्म, द फॉर्म ऑफ ए नाउन, यानी ऐसी कोई फॉर्म नाउन की दैट शोज इट्स रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड, जो किसी सेंटेंस में आए हुए जो अनदर वर्ड यानी अन्य शब्द हैं उनके साथ उसका संबंध दर्शाती हो, ऐसी जो फॉर्म होती है वर्ब की, सॉरी नाउन की, वो कहलाती है केसेस। ठीक है, यानी केसेस क्या करता है, रिलेशन दिखाता है किसी नाउन का दूसरे वर्ड के साथ जो सेंटेंस में यूज हुए हैं। अब सबसे पहले डिफिनेशन के बाद में बात आती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसमें वो है टाइप्स ऑफ केसेस। तो आप देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ केसेस में टोटल टाइप हमने 8 लिखे हैं। वैसे इंग्लिश जो ग्रामर में केवल 3 ही केसेस पढ़ाए जाते हैं जो कि होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। लेकिन हम यहाँ पर एक तरीके से सारे के सारे, जैसे संस्कृत भाषा से संबंधित हम जो एक तरीका है कारक जो समझाने का, केसेस समझाने का, उसी को अपनाते हुए और यहाँ पर जो कुल कारक जो 8 होते हैं उनको हमने 8 को एक साथ लिखा है ताकि आपको अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन हो जाए। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो 8 हमारे ये केसेस हैं उनके नाम पहले तो हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं और नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम कर्ता कारक बोलते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, इसको हम हिंदी में कर्म बोलते हैं। तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल यानी कारण, जो किसी माध्यम या साधन के द्वारा की जाती चीज है उसको दिखाता है। चौथा है डेटिव, ये संप्रदान कारक है, यानी कोई किसी व्यक्ति के लिए कोई काम किया गया है उसके लिए। जो 5वां है एब्लेटिव केस। तो एब्लेटिव केस के अंदर यहाँ पर ये अपादान कारक है, किसी चीज से अलग होने, सेपरेशन को दिखाता है। तो छठा है पजेसिव या जेनेटिव केस, जो कि संबंध दिखाता है, ये अलग होने को दिखाता है और ये जुड़ने को, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे इसीलिए आए हुए हैं। फिर है लोकेटिव, यानी लोकेशन बताता है, अधिकरण यानी कहां पर कोई चीज हो रही है उस चीज के बारे में बताता है। और फिर है वोकेटिव, यानी किसी यानी व्यक्ति को अगर पुकारा जाता है तो उसके लिए ये वोकेटिव केस लगता है। तो ये कुल हमारे 8 कारक हो गए हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार हमने इनको लिया है और इनके सारे नाम हैं, आप इनको नोट कर लें और इनको याद कर लें, क्योंकि संस्कृत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छे तरह से, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें फायदा मिलेगा कि आप इनके नाम संस्कृत भाषा में होते हुए भी इंग्लिश में भी जानते हैं। अब आ जाइए कि ये होते क्या हैं, ये पहचाने कैसे। तो सबसे पहले उनकी जो डिफिनेशन है वो छोटी छोटी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले है हमारे ये जो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव क्या होता है, यानी वो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई चीज जो कुछ कोई चीज करती है, यानी जो वर्ब का मतलब वर्ब को ऑथोराइज करती है, जिसका वर्ब पे अधिकार होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ठीक है। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। तो उसमें देखिए कि इसमें क्या होता है कि यहाँ तो कोई जो चीज काम कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, लेकिन जब कोई काम किया जाता है और उसका इम्पैक्ट अगर जो सब्जेक्ट कर रहा है उस करने का इम्पैक्ट अगर जिस चीज पर पड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए थर्ड, इंस्ट्रूमेंटल। इसमें क्या होता है कि जब कोई चीज से या किसी के द्वारा कोई चीज की जाती है, कुछ किया जाता है, कोई एक्शन की जाती है, तब वहां पर होता है हमारा ये
इंस्ट्रूमेंटल केस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए पेन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद में देखें कि यहाँ डेटिव केस का क्या है कि हु रिसीव्स द इम्पैक्ट ऑफ वर्ब इनडायरेक्टली, यानी एक तो होता है कि जो रिसीव करता है सब्जेक्ट के एक्शन का जो इम्पैक्ट, उसे बोलते हैं हम डायरेक्टली जो रिसीव करता है, इसमें यहां पर होगा डायरेक्टली, लेकिन यहां पर होगा इनडायरेक्टली। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इसमें नीचे वाले के अंदर जो डेटिव केस में है वो होता है इनडायरेक्टली वर्ब के इम्पैक्ट को रिसीव करता है। उसके बाद है अबलेटिव में क्या होता है कि कोई जिस चीज से हम सेपरेट होते हैं, कोई चीज सेपरेट होती है, वहां पर उसके अंदर होता है एबलेटिव केस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इटली जो है इससे फ्रॉम यानी अलग हुआ गया है, तो इसलिए इसमें एबलेटिव केस है। उसके बाद है पजेसिव या जेनेटिव केस, जो कि संबंध दिखाता है, तो हु और व्हाट इज पजेस्ड। तो इसमें देखो यहाँ पर जो देख पाए होंगे आप फादर्स कार, तो यहाँ पर जो कार पर जो अधिकार दिखाया जा रहा है, जो पोजीशन दिखाया जा रहा है फादर का, उसमें ये पजेसिव केस है यहाँ पर। उसके बाद है लोकेटिव केस, यानी कोई जो लोकेशन बताता है किसी चीज या किसी व्यक्ति की, जैसा कि यहाँ पर इनके बाद में जो प्रपोजिशन है, इसके बाद में जो रूम है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर ये लोकेटिव केस है। उसके बाद है वोकेटिव केस, यानी ऐसी कोई चीज या व्यक्ति जिसको एड्रेस यानी पुकारा जाता है सेंटेंस में, वो होता है वोकेटिव केस में। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बैन जो है वो वोकेटिव केस में है। अब हम इनके एग्जांपल्स को डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे देखो पहला है जो सब्जेक्टिव केस, उसमें कह रहा है कि जो कुछ करता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्लीप वर्ब है इसको करने वाला जॉन है, तो यहाँ पर जॉन सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी हमारी डिफिनेशन है ये एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस की, इसमें आप देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि जो वर्ब के इम्पैक्ट को रिसीव करता है, तो यहाँ पर जो राम है ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसने किल की वर्ब की है, और इस किल वर्ब के जो इम्पैक्ट को रिसीव किया है वो रावण ने किया है, तो यहाँ रावण क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस में है या एक्यूजेटिव केस में है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद है अब इंस्ट्रूमेंटल में कि जैसे जब कोई चीज से कोई काम किया जाता है, जैसे यहाँ पर अब पीटर सब्जेक्ट है क्योंकि इसने पत्र लिखा है, और इस पत्र को लिखने का जो इम्पैक्ट है वो रिसीव किया है, मतलब लिखने का इम्पैक्ट जो किया है वो किया है ए लेटर ने, ठीक है। उसके बाद में जो विद है, ये जो इससे जुड़ने के बाद क्या होता है कि जो पेन से यहाँ पर ये चीज की गई है, लेटर लिखा गया है, तो यहाँ पेन में, और इंस्ट्रूमेंटल केस है क्योंकि इससे ये काम किया गया है। ऐसे जैसे पैसिव वॉइस में जब हम ये कहते हैं कि जैसे ए लेटर इज रिटन बाय पीटर, तो यहाँ बाय पीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंटल केस में होता है यहाँ पर। उसके बाद है डेटिव केस में, देखो कि जो इम्पैक्ट को रिसीव करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ देखो जो सब्जेक्ट है इसके द्वारा पढ़ाने की क्रिया के इम्पैक्ट को मतलब रिसीव किया गया है बेटी के द्वारा, तो यहाँ पर लेकिन एक और भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा क्योंकि जो जॉर्ज है वो इंग्लिश पढ़ाता है, और इंग्लिश पढ़ाता है तो इससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इसको पढ़ाता है यानी इसके लिए ये इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहाँ पर ये डेटिव केस में है बेटी, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। उसके बाद में एबलेटिव केस, यानी हमने पढ़ा था कि किसी से कोई चीज अलग होती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इटली से कि अल्बर्ट सब्जेक्ट है, वो वेंट की क्रिया है, उसने वर्ब की है, और यहाँ वो लंदन से गया है, वेंट लंदन गया है, और कहां से, फ्रॉम इटली, तो यहाँ इटली में क्या है, एबलेटिव केस है, ठीक है, उससे अलग होने का केस है। उसके बाद है पजेसिव या जेनेटिव केस, तो इसमें पढ़ा था कि जो किसी पे किसी का अधिकार होता है उसको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फादर्स कार, तो यहाँ पर इसमें ये जो हिस्सा दिखा रहा है हमको कि यहाँ पर कार पे फादर का पोजीशन है, तो यहाँ ये पजेसिव केस है। उसके बाद है लोकेटिव केस, इसमें देखो जोसेफ भी जिंदा रूम, यहाँ वो रूम में है, तो ये लोकेटिव केस में है, यहाँ पर रूम। और उसके बाद में वोकेटिव केस, यानी जिसको पुकारा जाए, जैसे कम हियर बैन की, तो यहाँ पर जो बैन है ये हमारे वोकेटिव केस में संबोधन कारक में। तो इस तरह से ये सारे के सारे केसेस आपके सामने, जैसे आप हिंदी या संस्कृत में पढ़ते हैं वैसे यहाँ ये इंग्लिश में बता दिए गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमें पजेसिव केस या जेनेटिव केस जिसको बोलते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं ये फॉर्म करने के लिए, तो हम ये सीखने वाले हैं, इनको अब सीखेंगे हम। तो मैं इनको करता हूँ, आप ये इसको अच्छे से देख लें, इसको उतारना है काम को अपनी नोटबुक में, और फिर इसको समझना है, कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे इससे रिलेटेड। अब मैं इसको इरेज किए देता हूँ, उसके बाद हम फिर पजेसिव केस का और जो फॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है।
अभी कर देते हैं इसको। तो दोस्तों ये है कि अगर आप अच्छी इंग्लिश को अगर अच्छे से मतलब अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो उसके लिए आपको करना यही होगा कि हर चीज को आपको पूरा उसके डिटेल्ड फॉर्म में सीखना होगा। ब्रीफ में सीखेंगे तो आप उसकी मीनिंग को गलत ले सकते हैं। अब देखिए हम सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। तो कैसे करेंगे पजेसिव केस का फॉर्मेशन, वो देखिए आप। सबसे पहले देखो कि पजेसिव केस के जो फॉर्मेशन है वो दो होते हैं। एक तो आप ऐसे करते हैं कि जो जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स के यानी ज्यादा पर्सनल में के जो पजेसिव फॉर्मेशन होते हैं उसमें ये होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे होगा, उसमें अपोस्ट्रोफी की नाउन और प्लस में ये लगता है, इसमें इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और फिर लगता है इसके प्लस में एस, तो इससे ये दर्शाया जाता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम इम्पर्सनल बोलते हैं, तो इम्पर्सनल जो पोजीशन है वो ऐसे दिखाया जाता है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे एग्जांपल देखें आप, इसके एग्जांपल देखेंगे कि राम्स बुक, और यहां द बुक ऑफ रामायणा, द बुक ऑफ द रामायणा। तो इस तरह से देखो, इसमें यहां पर ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब हम ये बनाना सीखेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमें ये ज्यादा सीखना है। तो सबसे पहले देखो रूल है कुछ, एक नंबर एक रूल है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन होती है, जैसे सिंगुलर नाउन हो, तो सिंगुलर नाउन के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस लगा करके, और आगे चाहे नाउन जो है वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखें आप, जैसे यहां पर द बॉयज फादर, यहां पर या द बॉयज फ्रेंड्स। तो इसमें आप देखेंगे कि यहां जो ये सिंगुलर नाउन के साथ में यहां पर ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों से, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। दूसरा है कि अगर मतलब अगर कोई नाउन है और अगर वो नाउन एंड्स विद एस साउंड, तो उसके साथ में आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं और आगे जो भी नाउन वगैरह आप ऐड करते हैं वो आ जाएगा। नाउन या एडजेक्टिव जो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। एग्जांपल देखें इसका, जैसे फॉर गुडनेस सेक, तो यहां पर देखेंगे कि ये एस से एंड हुआ है, तो हमें दोबारा एस लगाने की अपोस्ट्रोफी में जरूरत नहीं है, ये इतने से ही हो जाएगा। तो ये आप अभी लिख लीजिए, समझिए इसको, फिर हम आगे वाले रूल करते हैं साथ में। ये देखिए, अब नेक्स्ट रूल लिखते हैं, रूल नंबर 3। इसमें देखेंगे आप कि अगर किसी प्लूरल नाउन के आखिर में
प्लूरल नाउन हो और अगर उसके आखिर में एस हो, एंड्स विद एस साउंड, तो उसका अपोस्ट्रोफी ही लगेगा और प्लस में नाउन या जो भी एडजेक्टिव वगैरह या जो भी है उसमें एटसेट्रा आ जाएगा। तो अभी एग्जांपल देखें इसका कि गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी जो है वो एस आया हुआ है, इसलिए इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, इसमें एस नहीं लगाना है आपको। अब है इसके बाद में हमारे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो है वो ये है कि अगर कोई दो नाउन साथ में हो, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो उसमें आपको इसके साथ ही केवल अपोस्ट्रोफी एस लगा करके आगे मतलब ऐड करना है नेक्स्ट वर्ड जो भी है कुछ भी। एग्जाम्पल देखें जैसे कि रवि एंड राहुल्स होम, तो यहां पर इसके अंदर ये इस पर नहीं लगेगा, केवल इस पे लगेगा, तो अपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल जो है वो है कि अगर कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर वो पर्सोनिफाइड हो जाए तो उसके साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस लगा करके नेक्स्ट वर्ड लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें जैसे नेचर्स लॉ, तो यहां पर ये देखेंगे कि नेचर कोई पर्सनल नहीं, हमने पढ़ा था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके साथ लगता है, लेकिन ये इम्पर्सनल होने के बावजूद भी इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, एक व्यक्ति के रूप में इसको दिखाया गया है, तो इसमें यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस लगकर बनेगा। फिर देखें रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में ये है कि कुछ जैसे टाइम या डिस्टेंस के रिलेटेड कोई नाउन्स होती हैं उनके साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस लग करके नेक्स्ट वर्ड लग जाता है। जैसे एग्जांपल देखें कि 5 years प्लान, तो यहां पर ये इस तरह से निश्चित होता है, तो ये आप बना लेंगे। उसके बाद है अब हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में ये है कि अगर कोई जैसे कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, उन फिक्स्ड फ्रेजेस में ये आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल एट वंस विट्स एंड, एट वन विट्स एंड, सॉरी यहां पर इसमें ये आप देखो ये फिक्स पहले से ये मिले हुए हैं, इसके अंदर आते ही हैं। उसके बाद रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में ये होगा कि अगर कोई किसी का पोजीशन, अगर आप किसी का होम या जैसे हाउस या कोई शॉप ऐसा कुछ अगर आप दिखाते हैं तो भी उसके अंदर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा करके दिखाते हैं, टू डिनोट दीज। तो इसमें कैसे होगा एग्जांपल देखें। एग्जांपल ये है कि जैसे एट दीपक्स, तो यहां पर इसमें मतलब ये है कि दीपक की दुकान पे या दीपक के घर पे,
आप ऐसा इसके अंदर दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक रूल और देख लीजिए जो कि इसी में आ जाता है अपना। एक रूल है, रूल नंबर 9। जैसे हमने कहा कि प्लूरल नाउन के साथ में एस आने पर वो हो जाता है, लेकिन कुछ जैसे प्लूरल नाउन है उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगकर ही नेक्स्ट वर्ड जैसे कुछ भी आता है। तो एग्जांपल देखें आप कि चिल्ड्रंस टॉयज, तो यहां पर ये चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन फिर भी अपोस्ट्रोफी एस है क्योंकि इसमें आखिर में इसके अपोस्ट्रोफी एस मतलब एस है नहीं ऑलरेडी, इसलिए ऐसा हुआ है। अच्छा, कुछ एक जो है कि अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड भी कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो कोमा है ये केवल एक ही चीज नहीं करता है, बहुत सारी चीजें करता है। ये लेटर्स को गायब होने का, जैसे कि जैसे जो भी अपने लेटर को डिसअपियर करते हैं, मतलब उसको डिसअपियर कर दिया, डिसअपियर्ड लेटर्स। तो डिसअपियर्ड लेटर्स जो हैं, लेटर जिनको हम उनको उनकी जगह पे लगता है, जैसे कि अपन ने आपने सुना होगा ओ क्लॉक, तो यहां पर इसमें जो ये आपको अपोस्ट्रोफी दिख रहा है ये एफ को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपोस्ट्रोफी इसमें भी इस्तेमाल होता है। ऐसे जैसे अगर मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे कि एग्जांपल है कि आप लिख रहे हैं इट और इज, तो ये हो जाएगा इट्स। तो यहां पर ये अपोस्ट्रोफी इस तरह से इस्तेमाल भी होता है। तो ये भी अपोस्ट्रोफी को देख के ही नहीं सोचना कि केवल ये पोजीशन ही दिखाता है, कई बार ऐसे यूं लेटर्स के डिसअपियर होने को भी और साथ में कोई दो शब्दों के जुड़ने को भी दिखाता है। इसमें लेटर एक डिसअपियर हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा एक नाउन और इनके केसेस का एक चैप्टर है जो आपने अभी देखा है। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी तो ये कि फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए पजेसिव इनके पजेसिव केसेस की, तो वो हमने आपको बताई है। होप करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस पे गौर करेंगे। और ऐसे ही अब हम अगले वीडियोस और भी लाएंगे, उसमें आप उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, अगर ऐसे ही कोई आप टॉपिक करना चाहते हैं तो हमें उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको बिल्कुल एकदम डिटेल्ड और एक नई स्टडी करवाएंगे। तो मैं होप करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।